मेरा नाम है संजीत जायसवाल और आप सभी का रेलवे अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपको जैसा पता है कि आप सभी लोगों की रनिंग हो चुकी है ग्रुप डी की, और इस वीडियो में हम सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि अब रनिंग के बाद अब आपका क्या प्रोसेस है। तो जैसा कि आज 24 तारीख हो गई है, आप सभी लोगों का लगभग 80% लोगों का रनिंग कम्प्लीट हो चुका है, और जो रनिंग पास कर लिए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आपका आएगा पैनल आने से पहले सबसे पहले बात, अब आपका रनिंग हो गया है। अब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए। फिर डीवी जैसे ही होती है उसके अगले दिन मेडिकल होता है, तो डीवी मेडिकल दोनों के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। और आपको पता है कि 10 फरवरी से आप लोगों का डीवी और मेडिकल होना सुनिश्चित किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी डीवी के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और मेडिकल में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में विस्तारपूर्वक बात करेंगे और हर एक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। तो परेशान मत होइए, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैंने रेलवे में ग्रुप डी की भी जॉब करी है और अब एनटीपीसी में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है लेवल 6 में, उसकी भी ज्वाइनिंग आ चुकी है। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, दो बार मैंने रेलवे में डीवी और मेडिकल कराया, ग्रुप डी का भी और एनटीपीसी का भी। तो आपको मैं एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और मेरा जो अनुभव रहा है उस अनुभव को मैं साझा करूंगा। तो आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और समझदारी से देखना है, और जो भी आपको दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में आप कह भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड आने के पश्चात आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है, तो वो पहली बात सुन लीजिए। सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री भी होनी चाहिए, मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी एसटी, तो उसका सेंट्रल फॉर्मेट में आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट का, सुन लीजिए, सेंट्रल फॉर्मेट का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। और अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी का 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कुछ 4 साल, 5 साल, 6 साल पुराना भी वो मान्य है, लेकिन वो सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि वो किसी भी सत्र का हो सकता है, 19-20, 20-21 या 21-22, किसी भी सेशन का हो सकता है, लेकिन वो भी सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर इंटर की सर्टिफिकेट मार्कशीट है तो वो भी अच्छी बात है, उसका मार्कशीट और डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास। अगर आपके पास आईटीआई या फिर कोई भी डिप्लोमा किया है तो इसका आप फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइएगा, जिससे कि वहाँ पे आपको आगे फ्यूचर में कभी प्रमोशन हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट है तो उसको लेके जाइए, नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत की बात है नहीं। और बस इतना ही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हाँ, और सही एक बात और ध्यान रखिए, आपके पास आधार कार्ड ज़रूरी है, कंपलसरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, 2 आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। और किसी भी चीज़ में अगर आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि आधार कार्ड में नाम अलग है, पैन कार्ड में अलग है नाम, और उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में भी मार्कशीट में आपका नाम अलग है, या फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट का जो फॉर्मेट है, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा कि कैसे आपको एफिडेविट बनवाना है, या फिर उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि मैंने 250 रुपये सबमिट किया था, जबकि मुझे 500 रुपये सबमिट करना चाहिए था। उसमें मैंने छूट ली है, कुछ छूट ली है, 250 रुपये मैंने कंसेशन लिया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर आपकी इनकम 50,000 से कम है तब तो अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर आपने 250 रुपये फ़ीस सबमिट करी है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा, इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से ज़्यादा का बना हुआ है और आपने 250 रुपये का छूट भी लिया है, और आपके पास 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक सोल्यूशन बताऊँगा, उस सोल्यूशन को आप ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा होगी। अब बात करते हैं मेडिकल के बारे में। मेडिकल में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो जैसे कि पता है, आपका जिस दिन डीवी होगा उसके नेक्स्ट डे आपको, उसी दिन डीवी वाले दिन ही आपको पता चल जाएगा कि किस हॉस्पिटल में आपको मेडिकल होना है। तो रात भर में आपको सफ़र करना है, जिस हॉस्पिटल में भेजा जाएगा वहाँ आपको जाना है और वहाँ पे अपना मेडिकल का करवाना है। तो मेडिकल करवाने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप डीवी करा लेंगे उसके पश्चात आपको एक लेटर टाइप का मिलता है, कॉल लेटर टाइप का मिलता है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है और सारी चीज़ें रहती हैं। उसको लेके आपको हॉस्पिटल में जाना है। तो हॉस्पिटल में आपका क्या क्या चेकअप होता है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहली बात, आपको अपना आधार कार्ड और जो आपको मिलेगा
एक मेमो देते हैं डीवी के टाइम ही। तो उस मेमो को एक सर्टिफिकेट होता है, एक कागज़ का एडमिट कार्ड टाइप का होता है, उसको लेके जाना रहता है। उन दोनों चीज़ों को आप वहाँ जाके जमा करेंगे। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको दी जाएंगे, उसको फिल करना रहता है। उसके बाद आपका देखिए चेकअप क्या क्या मेन होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेकअप होता है आई का। तो आँख में 3 चेक होते हैं, आँख में 3 चेकअप होता है। पहली बात तो डिस्टेंस विजन चेक होता है, फिर नियर विजन चेक होता है और कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है। ठीक है, ये 3 चेकअप होते हैं। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है कैसे चेक होता है तो इसका डिटेल वीडियो भी मैं बना दूंगा। और दूसरा चेकअप होता है आपका बीपी का, ब्लड प्रेशर आपका चेक होता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, जिसका हाई है तो अपना दवा ववा लेके मेडिसिन लेके उसको सही करवा ले। जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है वो अपना पहली बार एक बार डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा ले। उसके बाद सीने का एक्सरे होता है और फिर उसके बाद बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं उनका हाइड्रोसील चेक होता है। हाइड्रोसील में देखिए 19-20 रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर पता चले बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है आपके हाइड्रोसील में तो उसको आप इलाज करवा लीजिए, नहीं हाइड्रोसील में भी आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद पाइल्स का भी चेक होता है। कुछ हॉस्पिटल में पाइल्स का चेकअप होता है, कुछ हॉस्पिटल में नहीं चेक होता है। और हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कान का ईयर चेक होता है कि नहीं होता, कान का चेकअप होता है कि नहीं। हाँ देखिए, कुछ हॉस्पिटल में ये है कि कान का चेकअप हुआ है और कुछ जगह पे नहीं हुआ। जैसे मेरा पहली बार जब ग्रुप डी में हुआ था तो उसमें ईयर चेक हुआ था, लेकिन जब एनटीपीसी का मैंने मेडिकल कराया तो ईयर चेक नहीं हुआ था और पाल्स भी चेक नहीं हुआ था मेरा एनटीपीसी में। लेकिन ग्रुप डी में सारी चीज़ें चेक होती हैं, बहुत अच्छे से चेक होती हैं, तो इसीलिए सावधानी बरतिएगा। और जिसको कोई भी समस्या है तो उसका इलाज अभी से करा लें। और हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है कि उसके बाद बहुत सारे लोग गुटखा उटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो देखिए इन सब गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वालों को कोई समस्या नहीं होने वाली है। जैसे अगर उनका दांत गंदे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन सब चीज़ों का चेकअप नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि मेरा हाथ टूट गया था, पैर टूट गया था, थोड़ा हड्डी निकली हुई है। ऐसे भी किसी भी कैंडिडेट को कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप आर्मी का मेडिकल नहीं कराने जा रहे हैं, आप रेलवे का मेडिकल कराने जा रहे हैं, तो यहाँ बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपको सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसके ऊपर लगातार वीडियो आते रहेंगे। आप जैसा जैसा कमेंट करेंगे वैसे वैसे वीडियो बनाते रहूँगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। रेलवे अड्डा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।